Yes, people, good morning to all of you. Sir, very good morning. इनकम टैक्स रा सबुठारु इम्पोर्टेंट चैप्टर पीजीबीपी। सर, पीजीबीपी रा फुल फॉर्म प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आमे जानी थिले कि जहाँ भी इनकम होची गोटे आसेसी जहाँ भी इनकम करूची से सब इनकम ये जो एनी ऑफ द 5 हेड्स अंडर आसीबो सैलरी, हाउस प्रॉफिट, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। तो हम लोग का ऑलरेडी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस ये चारों हेड खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग हेड हमारे पास हमारे सामने है वो पीजीबीपी। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे पीजीबीपी। ठीक है, पीजीबीपी का पहला सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन। सर, ये चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? बेटा, चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है कि चार्जिंग सेक्शन यही बोलेगा कि ये इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। जैसे कि सैलरी का एक चार्जिंग सेक्शन था, वो क्या बोला था कि ये इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। कैपिटल का एक चार्जिंग सेक्शन था, वो क्या बोला था कि ये इनकम कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होगा। हाउस प्रॉपर्टी का एक चार्जिंग सेक्शन था, वो क्या बोला था कि ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। तो सिमिलरली देयर इज अ चार्जिंग सेक्शन दैट इज सेक्शन 28 फॉर पीजीबीपी। द चार्जिंग सेक्शन विल सेट दैट व्हाट इनकम्स विल बी इंक्लूडेड अंडर द हेड पीजीबीपी। तो लिखो फॉलोइंग इनकम्स shall be taxable अंडर द हेड पीजीबीपी। सारे नोट्स हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इनकम टैक्स का मतलब इनकम टैक्स को अगर आसान बनाना चाहते हो तो तुम्हें नोट्स प्रॉपर्ली लिखना होगा। ठीक है, अगर तुम नोट्स नहीं लिखोगे तो इनकम टैक्स तुम्हारे लिए इजी नहीं बन सकता है। तो चलो अब लिखो फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। Any profit or gain of any business oblique profession। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो या एनी प्रोफेशन में हो, वो बिजनेस से या प्रोफेशन से तुम्हें कुछ प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, तो दैट प्रॉफिट एंड गेन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बोलो पीजीबीपी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। मान लो कि तुम्हारे पास एक इंपोर्ट लाइसेंस है। बेटा, इंपोर्ट करने के लिए एक लाइसेंस का जरूरत होता है, उसको कहते हैं इंपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारे पास एक इंपोर्ट लाइसेंस है। ये लाइसेंस तुम यूज करके इंपोर्ट कर सकते हो। सपोज तुम इंपोर्ट करना नहीं चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास इंपोर्ट लाइसेंस है। सपोज तुम इंपोर्ट करना नहीं चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन तुम्हारे पास इंपोर्ट लाइसेंस है। अब तुम ये लाइसेंस को बेच सकते हो किसी दूसरे पर्सन को। मान लो तुम किसी दूसरे पर्सन को ये लाइसेंस बेच दिया। ठीक है,
जो प्रॉफिट होगा ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, वो प्रॉफिट पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा, वो प्रॉफिट पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। तीसरा पॉइंट, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट और ड्यूटी ड्रॉबैक। बोलो तीसरा आइटम क्या है? कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट्स और ड्यूटी ड्रॉबैक। सर ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है मैं समझाऊंगा, पहले नोट्स लिखो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीईपीवी और डीएफआरसी। सर ये डीईपीवी क्या होता है, ये डीएफआरसी क्या होता है? बेटा डीईपीवी होता है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। लिखो डीईपीवी का मतलब ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, डीईपीवी का मतलब ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। डीएफआरसी का मतलब होता है ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट, सॉरी ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। Any amount received under Cayman insurance policy, any amount received under Cayman insurance policy, any gift, benefits, perquisites arising due to business or प्रोफेशन। मतलब बिजनेस या प्रोफेशन के कोर्स में अगर कुछ बेनिफिट्स गिफ्ट परक्विजिट मिल रहा है तो ये होगा, मतलब ये जो परक्विजिट बेनिफिट गिफ्ट मिल रहा है ये तुम्हारे पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, commission received by partner from पार्टनरशिप फर्म, ब्रैकेट में लिखो to the extent allowed अंडर सेक्शन 40B टू फर्म। ये पॉइंट ध्यान से समझो। मान लो XYZ फार्म, पार्टनरशिप फार्म, देयर आर 3 पार्टनर्स X Y Z। ये जो पार्टनर, ये तीनों वर्किंग पार्टनर, ठीक है। तो ये पार्टनर को पार्टनरशिप फार्म से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सैलरी मिल रहा है, सैलरी टू पार्टनर, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है। तो जो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन पार्टनर को मिल रहा है वो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्पशन मतलब एग्जेम्प्टेड हो जाएगा सेक्शन 40B में, लेकिन एक लिमिट तक। तो जितना फार्म को एग्जेम्पशन मिला है उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। कौन सी हेड में? पीजीबीपी में। नॉन कॉम्पीट फीस, इसका मतलब नॉट carrying out any activity in relation to any business or profession or not to sharing any know-how, patent, copyright, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। पहले पॉइंट लिखो फिर हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पीजीबीपी में। नॉन कॉम्पीट फी का मतलब होता है फीस रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट टू शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। अब समझो, मान लो मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूं डीएस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, ठीक है सर, आप तो कॉस्टिंग भी पढ़ाते हैं, टैक्स भी पढ़ाते हैं। मान लो कि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं डीएस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, ठीक है। फिर मेरा फेस टू फेस सेंटर भी है, वहां पे बच्चे लोगों को मैं अकाउंट्स कॉस्टिंग पढ़ाता हूं। मेरा कॉम्पिटिटर मुझे बोला कि तुम अकाउंट्स पढ़ाना बंद कर दो। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं अकाउंट्स बंद नहीं कर सकता हूं। अच्छा तो चलो एक काम करो, कॉस्टिंग पढ़ाना बंद कर दो, तुम कॉस्टिंग नहीं पढ़ाओगे। मैंने बोला कि नहीं, कॉस्टिंग में तो मेरे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं कॉस्टिंग पढ़ाऊं तो मेरा बैच कंटिन्यू चलेगा। लेकिन मेरे कंप्यूटर कहते हैं कि नहीं, तुम काम करो, तुम कॉस्टिंग मत पढ़ाओ, कॉस्टिंग मैं पढ़ाऊंगा, मतलब मेरा कंप्यूटर पढ़ाएगा। मैंने बोला तो ठीक है, अगले 5 साल में कॉस्टिंग नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक काम करो, मुझे 5 लाख रुपया दे दो एट ए टाइम। तो मेरे कंप्यूटर ने मुझे 5 लाख रुपया दे दिया, बोला कि चलो अगले हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि अगले 5 साल तुम यहाँ पे कॉस्टिंग नहीं पढ़ाओगे, डीएस वर्चुअल में भी नहीं पढ़ाओगे। मैंने बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये जो 5 लाख रुपया मैंने रिसीव किया मेरे कंप्यूटर से कॉस्टिंग ना पढ़ाने के लिए, तो ये मेरे लिए नॉन कॉम्पिट फीस, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? नॉन कॉम्पिट फीस। ये पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। बोलो बात समझ में आया? यस सर, नो? यस सर। अच्छा मान लो मार्केट में अभी जो कोल्ड ड्रिंक चल रहा है, थम्स अप बहुत अच्छा मार्केट ले चुका है, मतलब 100 में 90%
किसको चूज करेंगे? थम्स अप पीने के लिए। हाँ, लेकिन बेचारा पेप्सी कंपनी परेशान में है। वो कह रहा है कि ये थम्स अप कैसे बनाते हैं, मतलब वो कंपनी कैसे बनाता है, अगर एक बार मुझे उसका टेक्निक पता चले तो मैं वही टेक्निक अप्लाई करके पेप्सी बना दूंगा, टेस्ट सेम हो जाएगा। बोला हाँ या ना? हाँ। तो फिर थम्स अप का सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, लोग या तो थम्स अप पियेंगे, नहीं तो पेप्सी पियेंगे। लेकिन पेप्सी कंपनी के पास थम्स अप कैसे बनाया जाता है उसका टेक्निक्स नहीं है, तो इसीलिए पेप्सी कंपनी अभी परेशान में है। मैंने पेप्सी कंपनी को बोला कि मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने थम्स अप कंपनी में काम करा था, मुझे मालूम है उसका टेक्निक कि वो कंपनी कैसे थम्स अप बनाते हैं। ठीक है, तो पेप्सी कंपनी बोला कि चलो मुझे बता दो, लेकिन एक बात थम्स अप कंपनी को पता चल गया। अब थम्स अप कंपनी मेरे पास आ गया, बोले कि चलो तुम किसी को मत बताओ कि थम्स अप कैसे बनाते हैं, मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दे दूंगा, तुम किसी को मत बनाओ, मत बोलोगे। तो मैंने पेप्सी कंपनी को बोला कि चलो चलो मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इसका मतलब मेरे पास एक टेक्निक्स या नो हाउ था, अगर मैं उसको शेयर कर दूं पेप्सी कंपनी को तो थम्स अप कंपनी का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए थम्स अप कंपनी मुझे कुछ रुपया दे दिया कि नॉट टू शेयर एनी नो हाउ। क्यों दिया? नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, तो इसको नॉन कॉम्पिटिटिव फीस कहते हैं। ये पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। पॉइंट नंबर एच के बाद पॉइंट नंबर आई लिखो, इनकम डिराइव्ड बाय ए ट्रेड प्रोफेशनल, इनकम डिराइव्ड बाय ए ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन from specific service performed for its member। मान लो ट्रेड एसोसिएशन हुआ, प्रोफेशनल एसोसिएशन हुआ, कुछ भी हुआ, ये ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन उनके मेंबर्स के लिए कुछ सर्विस दे रहा है, तो जो इनकम होगा ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन का, वो प्रॉफिट, अब वो इनकम पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी आज ऑन द डेट on which it is converted into capital asset। मतलब कैपिटल गेन के चैप्टर में हम लोग यही सीखे थे कि अगर स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट को कन्वर्ट होता है तो उसका टैक्स स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो जिस दिन वो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट को कन्वर्ट हुआ, जिस दिन वो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट को कन्वर्ट हुआ, उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू था किसका, स्टॉक इन ट्रेड का, वो पीजीबीपी हेड को चला जाएगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी आज ऑन द डेट ऑन व्हिच इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल
asset। तो फटाफट मेरे साथ साथ अब रिवीजन करो कि पीजीबीपी के हेड में कौन सा मतलब कौन सी इनकम टैक्सेबल होगा। तो फटाफट मेरे साथ साथ बोलो कि पीजीबीपी हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगा। तो पहला इनकम होता है एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो या तुम प्रोफेशन कर रहे हो, कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी गेन हो रहा है, तो वो प्रॉफिट और गेन टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के हेड में। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, क्या था बोलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। फिर क्या था, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट और ड्यूटी ड्रॉबैक। सर ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है बेटा, जो एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उन लोगों को कुछ ड्यूटी रिफंड हो जाता है सिंबैटिक क्रेडिट के जैसे, तो इसको ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। तो ड्यूटी ड्रॉबैक अगर कुछ मिलता है तो वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीईपीबी। डीईपीबी का मतलब होता है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। क्या होता है, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। और डीएफआरसी, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। Any amount received under Cayman insurance policy, any amount received under Cayman insurance policy, any gift benefits perquisites arising due to business or profession, any gift benefits or perquisites arising during the course of business or profession। और फिर क्या था, पार्टनर को जो सैलरी मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, जहां तक वो फार्म को अलाउड हुआ है अंडर सेक्शन 40B, तो वो पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर नॉन कम्पिटिटिव फीस था। नॉन कम्पिटिटिव फीस का मतलब नॉट टू कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस और नॉट टू शेयरिंग एनी नो-हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम सर्विस परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर्स। फिर स्टॉक इन ट्रेड, जिस दिन कैपिटल एसेट को कन्वर्ट हो रहा है उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। ओके, सेक्शन 28 कंप्लीट हो गया। अब लिखो सेक्शन 29। देखो सेक्शन 29 का मतलब सेक्शन 29 में हम यही सीखेंगे कि पीजीबीपी कैसे कंप्यूट होगा, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। सर क्या हम प्रोविजन सीखेंगे? बड़ा नहीं, हम एक फॉर्मेट सीखेंगे। फिर सेक्शन 30 टू 43D के हिसाब से जो प्रोविजन मतलब सेक्शन 30 टू 43D हम सारे सेक्शन पढ़ेंगे। ये सारे सेक्शन में जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से पीजीबीपी कंप्यूट किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 29 में हम सीखेंगे पीजीबीपी का फॉर्मेट, मतलब किस फॉर्मेट में पीजीबीपी इनकम कंप्यूट होगा। चलो लिखो सेक्शन 29, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। देखो बेटा मुझे एक चीज बताओ कि अकाउंटिंग में पीएल कैसे बनाते हैं। सर अकाउंटिंग का पीएल तो बहुत आसान है, इसको अभी कॉपी मत करो, पहले समझो। ये मेरे लिए अकाउंटिंग का इनकम अकाउंटिंग का पीएल, तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं पीएल अकाउंट्स ब्रैकेट में अकाउंटिंग। अच्छा सर टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, इसको अभी कॉपी मत करो, पहले मुझे लिखने दो, तुम ध्यान से समझो। बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट,
सर क्या आप बाद में लिखेंगे कि इसको कॉपी करो? हाँ बेटा, मैं तो डेफिनेटली बाद में लिखाऊंगा, बाद में बोलूंगा कि इसको कॉपी करो साल। तो अभी हम लोग कॉपी कर देते हैं, नो, नॉट अलाउड। पहले समझो, फिर उसके बाद मैं टाइम दूंगा, तुम कॉपी करोगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय कमीशन, बाय अदर इनकम, टू रेंट, टू डेप्रिसिएशन, टू सैलरी एक्सेट्रा। अब आएगा टू नेट प्रॉफिट। बस ये होता है, मतलब ये हमारा अकाउंटिंग का पीएल का फॉर्मेट। अब देखो, जब हम पीजीबी पे कंप्यूट करेंगे तब अकाउंटिंग पीएल को यूज करेंगे। सर क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में अकाउंटिंग का पीएल दे देगा क्वेश्चन। अच्छा देखो, मैंने इसको बोल रहा हूं कि ये इनकम क्रेडिटेड टू पीएल, इनकम क्रेडिटेड टू पीएल। सिमिलरली ये जो पोर्शन है ये मेरे लिए एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल। ओके, एक काम करो, अभी वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो। सर हमें पता था कि आप यही बोलेंगे। हाँ बेटा, पहले वीडियो पॉज करो, फिर इसको कॉपी करो। अच्छा, मान लो और कुछ भी इनकम है, there are some income which is not credited to PL, the income not credited to PL। ऐसा भी कुछ एक्सपेंसेस है जो पीएल में डेबिट नहीं हुआ है, तो एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू पीएल। बस अब समझो, ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये अकाउंटिंग का पीएल, सॉरी अकाउंटिंग का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए टैक्सेबल प्रॉफिट। जो टैक्सेबल प्रॉफिट या गेन होगा वही पीजीबीपी का इनकम, नॉट अकाउंटिंग का इनकम। इसका मतलब हम अकाउंटिंग का प्रॉफिट इसको एडजस्ट करेंगे, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड टू फाइंड आउट टैक्सेबल प्रॉफिट। कैसे? अब समझो, अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है, जो एक्सपेंसेस पीएल को डेबिट हुआ है, मान लो रेंट पीएल को डेबिट हुआ है लेकिन टैक्स में पीएल डिसअलाउ। मतलब टैक्स का प्रोविजन यही कह रहा है कि जब प्रॉफिट कंप्यूट होगा रेंट डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन अकाउंटिंग में तो ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब कैलकुलेशन किए हम लोग रेंट को ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं, लेकिन टैक्स के हिसाब से क्या हो रहा है, टैक्स के हिसाब से रेंट डिडक्ट नहीं होगा। तो टैक्स का हिसाब से जो डिडक्ट नहीं होगा उसको कहते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, उसको कहते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। मान लो यहां पे कि कमीशन इनकम वो पीएल को क्रेडिट हो चुका है लेकिन टैक्स के हिसाब से वो एग्जेम्प्टेड।
अब बोलो, to find out taxable profit, to find out taxable profit, अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ हम लोग ऐड करेंगे क्या चीज? एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल बट नॉट अलाउड अंडर टैक्स। नॉट अलाउड का मतलब डिसअलाउड। फिर माइनस करेंगे इनकम्स क्रेडिटेड टू पीएल, इनकम्स credited to PL but exempted। फिर ये जो इनकम ये नॉट क्रेडिटेड टू पीएल लेकिन वो टैक्सेबल सपोज, तो वो ऐड हो जाएगा। ये जो एक्सपेंसेस ये नॉट डेबिटेड टू पीएल लेकिन वो टैक्स अलाउड, तो फिर माइनस हो जाएगा। अब फॉर्मेट लिखो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट्स। बोलो क्या ऐड होगा? दो चीज ऐड होगा, दो चीज ऐड होगा, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल बट नॉट अलाउड अंडर टैक्स, वो ऐड हो जाएगा। फिर क्या ऐड होगा? इनकम्स not credited to PL accounts but taxable। यही दो चीज ऐड होगा, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल बट नॉट अलाउड अंडर टैक्स, इनकम्स नॉट क्रेडिटेड टू पीएल बट टैक्सेबल। दो चीज माइनस होगा, क्या? इनकम क्रेडिटेड टू पीएल but exempted under tax, income credited to PL but exempted under tax। फिर लेस होगा expenses not debited to PL but allowed। expenses not debited to PL but allowed under tax, ये माइनस होगा, ये हो जाएगा टैक्सेबल इनकम, इसको कहते हैं पीजीबीपी। इसको कहते हैं पीजीबीपी।
बोलो फॉर्मेट दिमाग में गया? हाँ सर। सर अब क्या करेंगे बेटा? अब तो पीजीबीपी शुरू होगा सर। मतलब अब हम लोग सीखेंगे कि कौन सा इनकम डिसअलाउड, कौन सा इनकम अलाउड, कौन सा आई एम सॉरी, व्हाट एक्सपेंसेस आर अलाउड, व्हाट एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड, to what extent it is allowed, to what extent it is disallowed, what income is taxable, what income is exempted, to what extent it is taxable, to what extent it is exempted। मतलब जो पीएल में एक्सपेंसेस और इनकम, परचेज हुआ, ओजेस हुआ, रेंट हुआ, डेप्रिसिएशन, कमीशन, ये आइटम वाइज ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। हम सीखेंगे कि रेंट, रेट्स, टैक्सेस क्या ये एग्जाम अलाउड या डिसअलाउड, अगर वो अलाउड कितना अलाउड, अगर वो डिसअलाउड क्या पूरा का पूरा डिसअलाउड या टू सम एक्सटेंट डिसअलाउड। हम आइटम वाइज प्रोविजन सीखेंगे। बेटा पीजीबीपी बहुत बड़ा चैप्टर, क्योंकि पीएल अकाउंट्स याद करो बहुत सारे आइटम है, सारे आइटम का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। रेंट का सीखेंगे, सैलरी का सीखेंगे, कमीशन का सीखेंगे, डेप्रिसिएशन का सीखेंगे, बहुत कुछ हम सीखेंगे। एकदम आइटम वाइज पीएल अकाउंट्स को हम एनालिसिस करेंगे। तो अब शुरू होगा आइटम वाइज ट्रीटमेंट। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 30, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रेंट, रेट्स, टैक्सेस, repairs and insurance। ऑफ बिल्डिंग। सेक्शन 28 हो चुका है, सेक्शन 29 हो गया, अब सेक्शन 30। सेक्शन 30 इज टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ, बोलो नंबर 1 रेंट, नंबर 2 रेट्स, नंबर 3 टैक्सेस। बेटा एक आइटम था ना पीएल अकाउंट्स में, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, बस वही। रिपेयर्स, इंश्योरेंस, किस चीज का? बिल्डिंग का। देखो मान लो एक बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो बिजनेस में इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। हाँ, ये तो जनरल लॉजिक होगा कि ये इनकम करने के लिए जो भी मुझे मेरा खर्चा हो रहा है उसको माइनस किया जाए। मान लो मैंने सेल किया 100 रुपया, क्या 100 रुपया के ऊपर मैं टैक्स दूं? नहीं, ये सेल 100 करने के लिए मैं खर्चा कर रहा हूं परचेज 70 रुपया
अदर एक्सपेंसेस 10 रुपया। अब बोलो मेरा इनकम कितना या प्रॉफिट कितना हुआ 20। अब बताओ मैं कितने के ऊपर टैक्स दूं, 100 के ऊपर या 20 के ऊपर? बोलो सर 20 के ऊपर टैक्स देना है, क्योंकि ये इनकम टैक्स जितना इनकम होगा मतलब प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इनकम माना जाएगा। अब बोलो मान लो कि तुम बिल्डिंग यूज कर रहे हो तुम्हारे बिजनेस के लिए, बिल्डिंग के लिए अगर तुम भाड़े पे ले रखे हो तो तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। हाँ, फिर रेट्स एंड टैक्सेस, म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस हो सकता है, मतलब जो म्युनिसिपैलिटी लगाता है स्ट्रीट लाइट के लिए, स्टोरेज के लिए, वाटर के लिए एक्सेट्रा। बिल्डिंग का रिपेयर भी होगा, अगर तुम ओनर होगे तो बिल्डिंग का रिपेयर भी होगा, अगर तुम टेनेंट फिर भी तुम भी रिपेयर कर सकते हो। फिर बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी होगा, अगर तुम ओनर तो तुम इंश्योरेंस पेमेंट करोगे, अगर तुम टेनेंट ओनर के साथ तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है कि बिल्डिंग का जो रिकरिंग खर्चा होगा तुम करोगे, इसका मतलब उसका माइनर रिपेयर भी तुम करोगे, इंश्योरेंस भी तुम करोगे। तो अब बोलो क्या ये रेंट्स, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस ये सब डिडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर डेफिनेटली होना चाहिए, बस इसीलिए तो हम लोग सेक्शन 30 पढ़ रहे हैं। जब तक प्रोविजन नहीं बोलेगा कि ये डिडक्ट होगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर तुम्हारे साथ खेल सकता है, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है ये डिडक्ट नहीं होगा। भाई यहाँ पे मन मर्जी तो नहीं चलेगा, तो इसीलिए सेक्शन 30 लाया गया इनकम टैक्स में, पीजीबीपी में। तो सेक्शन 30 यही कह रहा है कि रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर एक्सेट्रा ये बिल्डिंग के लिए अलाउड। लेकिन हम ऐसे नहीं समझेंगे, हम प्रोविजन लिखेंगे, ठीक है, एकदम डिटेल में समझेंगे। तो लिखो मेरे साथ साथ लिखना है। चलो मैंने सारी चीज को अलग कर दिया। रेंट होगा तो क्या होगा, रेट्स एंड टैक्सेस होगा तो क्या होगा, इंश्योरेंस के लिए क्या होगा, रेवेन्यू रिपेयर का क्या होगा, कैपिटल रिपेयर का क्या होगा। देखो बेटा अगर तुम बिजनेस सॉरी बिल्डिंग का ओनर मतलब आशीषी खुद ओनर, अब बोलो रेंट तो नहीं आएगा, क्या ओनर खुद को रेंट देगा? दे सकता है, वो इनकम घटाने के लिए या अंडर डिस्क्लोज करने के लिए दे सकता है, लेकिन इनकम टैक्स इसको नहीं मानेगा कि एक ओनर खुद को भी टैक्स सॉरी रेंट दे रहा है। अब बोलो मैं टीचर में पढ़ाता हूँ, मैं अगर तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें अगर पेन ड्राइव क्लास बेचूंगा तो मैं फीस लूंगा। अगर मैं खुद को पढ़ाऊंगा मैं बोला चलो चलो मैं भी खुद से फीस ले रहा हूं, ये थोड़ी लॉजिकल लगता है। चलो अगर ओनर रेंट दे रहा है खुद को, वो डिसअलाउड, क्रॉस का मतलब नॉट अलाउड। चलो ऐसे लिख दो। हाँ, और रेट्स एंड टैक्सेस दे रहा है, ये थर्ड पार्टी को पेमेंट होता है, ये अलाउड। इंश्योरेंस अलाउड,
रेवेन्यू रिपेयर अलाउड, लेकिन कैपिटल रिपेयर नॉट अलाउड। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट का कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, जिसके ऊपर तुम्हें डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर टेनेंट आरसीसी बिजनेस कर रहा है रेंटेड प्रीमाइसेस में, तो यहां पे आरसीसी को बोला जाएगा कि आरसीसी एक टेनेंट। अब वो ओनर को तो रेंट पेमेंट करेगा, बोलो अलाउड होगा या नहीं होगा? अलाउड होगा। अगर रेंट्स एंड टैक्सेस पेमेंट कर रहा है वो अलाउड। इंश्योरेंस अगर पेमेंट कर रहा है अलाउड। रेवेन्यू रिपेयर अगर टेनेंट कर रहा है अलाउड। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिखो। अच्छा, इसके लिए मैं लिख रहा हूं it will be added with cost of asset। ये कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ ऐड हो जाएगा। फटाफट सेक्शन 30 रिवाइज करो। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रेवेन्यू रिपेयर, कैपिटल रिपेयर। अगर आरसीसी ओनर तो रेंट नॉट अलाउड, रेट्स एंड टैक्सेस अलाउड, इंश्योरेंस अलाउड, रेवेन्यू रिपेयर अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिपेयर नॉट अलाउड। ये तुम्हारा क्या कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। अगर आरसीसी टेनेंट तो रेंट अलाउड, रेट्स एंड टैक्सेस अलाउड, इंश्योरेंस अलाउड, रेवेन्यू रिपेयर अलाउड, कैपिटल रिपेयर कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो सेक्शन 31। सेक्शन 31 इंश्योरेंस and repair of plant and machinery and furniture। इंश्योरेंस रिपेयर ऑफ किसका? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। रेंट, इंश्योरेंस, रेवेन्यू रिपेयर, कैपिटल रिपेयर। रेंट, इंश्योरेंस, रेवेन्यू रिपेयर, कैपिटल रिपेयर। ओनर नॉट अलाउड, 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 नॉट अलाउड।
टेनेंट अलाउड, 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 नॉट अलाउड। बस ये कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। नोट्स लिखो। बेटा तुम्हें 30-31 का डिडक्शन मतलब प्रोविजन का बेनिफिट तब मिलेगा अगर एसेट बिजनेस में या बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। अगर एसेट बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है तो तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला नोट, एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 30 and 31, expenses under section 30 and 31 allowed only if, बोलो क्या होगा आगे? The asset is used for बिजनेस और प्रोफेशन। अगर वो एसेट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्सपेंसेस का डिडक्शन अंडर सेक्शन 30-31 में नहीं मिलेगा। सर क्या दूसरे सेक्शन में मिल सकता है? बेटा आगे जब रीड करेंगे, आगे जब सेक्शन पढ़ेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि क्या ये दूसरे सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैपिटल रिपेयर बाय टेनेंट, मतलब जो टेनेंट, देखो बेटा मान लो ये बिल्डिंग और मैं ओनर, ये मेरे लिए टेनेंट। अगर ओनर, अच्छा ये बिल्डिंग अकाउंट किसके लेजर में डेबिट होगा? सर ओनर का। ये बिल्डिंग मतलब प्रॉपर्टी किसका? ओनर का। जब ओनर खुद कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर टेनेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, टेनेंट बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता है क्योंकि वो बिल्डिंग टेनेंट का नहीं है। लेकिन सेक्शन 30-31 क्या बोल दिया कि ये कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। बेटा जो कैपिटल रिपेयर टेनेंट कर रहा है, ध्यान से समझो, मान लो कि मैं टेनेंट में कुछ कैपिटल रिपेयर कर रहा हूं, मेरे लिए बिल्डिंग तो नहीं है लेकिन मेरे लिए वो डीम्ड बिल्डिंग हो जाएगा। इनकम टैक्स में माना जाएगा कि ये मतलब तुम जितना खर्चा किया कैपिटल रिपेयर, उसके लिए मतलब उतना का अमाउंट का बिल्डिंग तुम्हारा हो गया। तो कैपिटल रिपेयर बाय टेनेंट इज ट्रीटेड एज डीम्ड बिल्डिंग। अब डेप्रिसिएशन, बेटा अगर बिल्डिंग मान लो मैं टेनेंट हूं, ओनर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है,
तो वो ओनर का जो बिल्डिंग है ना उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, उसका डिप्रिसिएशन ओनर को मिलेगा। लेकिन मैं टेनेंट मैं कैपिटल रिपेयर किया तो वो मान लो मैंने 200 रुपया का कैपिटल रिपेयर किया तो ये 200 रुपया का डिम्ड बिल्डिंग मेरे लिए हो जाएगा, ये 200 के ऊपर मुझे डिप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब जो खर्चा ओनर करेगा, जो कैपिटल रिपेयर ओनर करेगा उसके ऊपर ओनर को डिप्रिसिएशन मिलेगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टेनेंट करेगा उसके ऊपर टेनेंट को डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो डिम्ड बिल्डिंग एंड depreciation is allowed to, बोलो टेनेंट या ओनर? टेनेंट। तीसरे नोट्स लिखो। मान लो पहले तो समझना पड़ेगा फिर उसके बाद हम लिखेंगे। मान लो एक बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का ओनर कौन है? मिस्टर एक्स। लेकिन उस बिल्डिंग में एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फार्म के रूप में बिजनेस कर रहा है। उस बिल्डिंग में एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फार्म के रूप में बिजनेस कर रहा है, जिस फार्म में मिस्टर एक्स पार्टनर, फिर फार्म रेंट दे रहा है किसको? पार्टनर को। आप बोलेंगे सर ये तो अजीब सा बात है। बड़ा कुछ अजीब सा बात नहीं है। मैं एक पार्टनर हूं, ठीक है, मेरा जो पार्टनरशिप फार्म मेरे बिल्डिंग भाड़े पे लेके बिजनेस कर रहा है, अब मुझे रेंट दे रहा है, ये अलाउड होगा टू द एक्सटेंड ऑफ रीजनेबल रेंट। मान लो उस लोकेलिटी में उस प्रकार का बिल्डिंग 200 रुपया में 200 रुपया का किराए पर मिल जाता है, लेकिन फार्म मुझे 400 रुपया भाड़ा देता है। क्या 400 रुपया का डिडक्शन मिलेगा? या 400 रुपया अलाउड होगा? नहीं, रीजनेबल तक अलाउड होगा, 200 रुपया तक अलाउड होगा। तो तीसरे नोट्स लिखो। इफ ए फार्म runs its business in the premises owned by its partner, comma, the rent payable to the partner will be allowed to the extent it is reasonable and not excessive। जहां तक ये रीजनेबल और एक्सेसिव नहीं है वहां तक डिडक्शन मिलेगा। एक बार अगर पता चला कि ये एक्सेसिव रेंट, तो एक्सेस पोर्शन अलाउड नहीं होगा। बोलो फटाफट आज के क्लास को हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिवीजन के बाद क्लास खत्म हो जाएगा। फिर सेक्शन 32 से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
बोलो फटाफट बोलो, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बोलो मेरे साथ साथ फटाफट। पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैंने बोला था कि जो भी इनकम होता है वो पांचों हेड में टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम मतलब पहला हेड था सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, सेक्शन 8 पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन। हाँ, वो कहता है कि ये सारा इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, ये सारा इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। क्या क्या इनकम? एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन। बोलो मेरे साथ साथ, एनी प्रॉफिट और गेन्स, एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन। फिर दूसरा क्या था? प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। फिर तीसरा क्या था? कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट्स एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। बोलो मेरे साथ साथ, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट्स एंड ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट्स एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। फिर क्या था? प्रॉफिट एंड सेल ऑफ डीईपीवी। डीईपी का मतलब होता है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। क्या होता है डीईपीवी का मतलब? ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। और डीएफआरसी, डीएफआरसी का मतलब ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, सॉरी, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। फिर क्या था? any amount received under keyman insurance policy, any amount received under keyman insurance policy। फिर any gift, benefit, percentage arising during the course of या arising due to business or profession। फिर क्या था? interest, salary, bonus, commission received by partner from partnership firm to the extent it is allowed to the firm under section 40B। फिर क्या था? नॉन कम्पीट फी, नॉन कम्पीट फी मतलब नॉट टू कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन, और नॉट टू शेयर, नो हार्ट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। फिर क्या था? इनकम डिराइव्ड बाय ए ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म टू इट्स मेंबर। लास्ट वन था फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ inventory on the date of, बोलो फटाफट, on the date when it is converted into capital asset, on the date when stock in trade is converted into capital asset। फिर उसके बाद हम लोग सीखे थे सेक्शन 29। सेक्शन 29 में क्या सीखे थे? सेक्शन 29 में हम सीखे थे कि फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। बोलो फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। हम लोग अकाउंट्स का प्रॉफिट को यूज करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट्स। बोलो दो चीज ऐड होगा, दो चीज ऐड होगा, दो चीज ऐड होगा। एक होता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नालायक को नहीं बोलते हो। पहला होता है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल बट नॉट अलाउड अंडर टैक्स, बट नॉट अलाउड अंडर टैक्स। फिर क्या ऐड होगा? इनकम्स नॉट क्रेडिटेड टू पीएल बट टैक्सेबल, इनकम नॉट क्रेडिटेड टू पीएल बट टैक्सेबल। दो चीज माइनस होगा, दो चीज माइनस होगा। बोलो क्या चीज माइनस होगा? दो, कितना चीज माइनस होगा? दो चीज माइनस होगा। पहला होता है इनकम क्रेडिटेड टू पीएल बट एग्जेम्प्टेड, इनकम क्रेडिटेड टू पीएल बट एग्जेम्प्टेड अंडर टैक्स। फिर क्या माइनस होगा? एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू पीएल बट अलाउड अंडर टैक्स, एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू पीएल बट अलाउड अंडर टैक्स। यह आ जाएगा तुम्हारा टैक्सेबल इनकम या पीजीबीपी। सेक्शन 29 कंप्लीट। नेक्स्ट सेक्शन 30। नेक्स्ट क्या था? सेक्शन 30। सेक्शन 30 में क्या सीखे थे? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रेंट, रेंट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो अगर ओनर, आरसीसी ओनर, बिल्डिंग का ओनर, तो रेंट नॉट अलाउड, रेंट एंड टैक्सेस अलाउड, इंश्योरेंस अलाउड, रेवेन्यू रिपेयर अलाउड, लेकिन कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं होगा, वो बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर 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 आरसीसी टेनेंट, अगर आरसीसी एज ए टेनेंट, तो रेंट अलाउड, रेंट्स एंड टैक्सेस अलाउड, इंश्योरेंस अलाउड, रेवेन्यू रिपेयर अलाउड, कैपिटल रिपेयर नॉट अलाउड। वो कॉस्ट के साथ तो ऐड नहीं होगा, डिम्ड बिल्डिंग के हिसाब से उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा, डिम्ड बिल्डिंग के हिसाब से उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या था? इंश्योरेंस रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, इंश्योरेंस रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, इंश्योरेंस रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। बोलो रेंट, रेंट ओनर होगा तो रेंट नॉट अलाउड, ओनर होगा तो रेंट नॉट अलाउड, क्योंकि रेंट है ही नहीं, वहां पे रेंट नहीं मिलेगा वहां पे।
तो ओनर होगा तो रेंट नॉट अलाउड, इंश्योरेंस अलाउड, रेवेन्यू रिपेयर अलाउड, कैपिटल रिपेयर नॉट अलाउड, कैपिटल रिपेयर कॉस्ट के साथ, रिपेयर कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। टेनेंट रेंट अलाउड, इंश्योरेंस अलाउड, रेवेन्यू रिपेयर अलाउड, कैपिटल रिपेयर नॉट अलाउड, वो कॉस्ट मतलब डीम्ड प्लांट एंड मशीनरी या डीम्ड फर्नीचर के हिसाब से उसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगा। कुछ नोट्स हम लोग लिखे थे, नोट्स में क्या था, पहला कंडीशन यही था कि 30-31 में एक्सपेंसेस तुम्हें अलाउड होगा अगर वो एसेट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है, अगर वो एसेट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। फिर डीम्ड बिल्डिंग का नोट्स हम लोग लिखे थे, कैपिटल रिपेयर बाय टेनेंट इज ट्रीटेड एज डीम्ड बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू टेनेंट। फिर अगर फार्म पार्टनर का बिल्डिंग किराए पर लेता है तो जो रेंट देता है फार्म किसको, पार्टनर को, ये अलाउड होगा टू द एक्सटेंड ऑफ रीजनेबल एंड नॉट एक्सेसिव, ये अलाउड होगा टू द एक्सटेंड ऑफ रीजनेबल एंड नॉट एक्सेसिव। बस बेटा आज के लिए इतना, अगले क्लास में हम लोग सेक्शन 32 से आगे जाएंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा बाय बाय। अगर आप लोग मेरा चैनल डीएस वर्चुअल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टाटा बाय बाय।